सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है क्लास 12th के लिए, और आज हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर फाइनल एग्जाम में आपका आने वाला है 6 मार्क्स का। भाई 2 क्वेश्चन आपके एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आने वाला है, तो टोटल 6 मार्क्स ये चैप्टर आपको देने वाला है। अब बात करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो मैं बार बार कह रही हूँ, जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर टच में हैं उन्हें पता होगा कि प्रीवियस ईयर, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप सिर्फ इतना, मैंने लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने लिंक भी डाल रखा है, प्लेलिस्ट का भी और चैप्टर वाइज भी। आप क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके डालेंगे और साथ में डाल देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें सभी चैप्टर्स के 1 मार्क के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो वो काम तो आपका वहाँ से हो जाता है। दूसरी बात, 1 मार्क के लिए NCERT की हर एक्सरसाइज के एंड में जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, उन्हें चाहे आप समझो, याद करो, कुछ भी करो, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आपके 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब बच जाता है हमारा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो वो आपको समझने के लिए आपका मैक्सिमा मिनिमा से भी आया हुआ है, टेंजेंट नॉर्मल से भी आया हुआ है। तो इसके लिए हमें एक बार फटाफट सारा रिवीजन अपना करना है, क्योंकि हम कोई रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, समझ आ जाते हैं, तो ज़रा शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और लाइक कर दिया करो। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आपको क्या कराऊंगी कि सबसे पहले मैं आपको पूरी डिटेल्स, जो भी इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स कवर होंगे, उन्हें जल्दी से एक क्विक रिवीजन लेंगे, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार आ रहे हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है। हम देखते आ रहे हैं कि अगर y कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है, यानी x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, तो हमने अपना चैप्टर नंबर 5 में dy/dx निकाला था, जिसे हम f' भी कहते हैं। dy/dx को आप कैसे पढ़ते थे? आप इसे पढ़ते थे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज, ध्यान देना, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि जो डेरिवेटिव अगर हम किसी फंक्शन का निकालते हैं तो वो और कुछ नहीं, उस फंक्शन की रेट ऑफ चेंज को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है भाई, y x पे डिपेंड कर रहा है, x के चेंज होने से y भी चेंज होगा, तो जो उनका जो रेट ऑफ चेंज है, यानी चेंज किस रेट पे हो रहा है, वो हमने dy/dx में देखना है। तो मेन आपने ये समझना है कि dy/dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज शब्द जहाँ आ जाए, इंक्रीजिंग शब्द जहाँ आ जाए, डिक्रीजिंग शब्द जहाँ आ जाए, चेंजिंग शब्द जहाँ आ जाए, वहाँ हमें कुछ नहीं करना, हमने उठाकर क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, मान लो आप स्पाइरल बना रहे हो, आपने पानी में पत्थर डाला है तो ऐसे बार बार भंवर सा बनेगा। तो उस भंवर में अगर आप हर जगह कंप्लीट करते हो तो आप देखोगे कि बीच में आपका एक एक सर्कल कंप्लीट होता जा रहा है। ये दूसरा सर्कल कंप्लीट हो गया, इसको छेड़ोगे तो तीसरा, तो सर्कल ऐसे बढ़ता जा रहा है। सर्कल बढ़ रहा है तो रेडियस में भी रेट मतलब चेंज आ रहा है। तो यही कह रहा है कि रेडियस में इस सर्कल का रेडियस बढ़ा, फिर इसका, फिर ये बढ़ा, तो एक पर्टिकुलर सर्कल ऐसा है जो बार बार इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो रेडियस है
ध्यान देना, द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये भाषा आ जाती है पेपर में, तो आपको कुछ नहीं मतलब सोचना, परेशान नहीं होना है। रेडियस इज इंक्रीजिंग का मतलब रेडियस में चेंज आ रहा है, रेडियस में चेंज आ रहा है तो रेडियस का डेरिवेटिव है। सुन रहे हो मेरी बात को, सारा खेल स्टेटमेंट का है। रेडियस में चेंज आ रहा है यानी रेडियस का डेरिवेटिव है। कितना है? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr/dt आपका हो जाता है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपको दे दिया। अब बुक वाला कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालो। अब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। हमने निकालना क्या है? हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। एरिया में कितना चेंज आ रहा है? एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस टाइम पे, तो इसको भी अब एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना, तो एरिया को डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन एरिया को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट नहीं करोगे, एरिया को भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे। तो dA/dt ये हो गया पाई, आर स्क्वेयर की करोगे 2r और r की फिर करोगे तो dr/dt। dr/dt की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ 4 रख दो। 4 2 जा 8 पाई आर आ गया। आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है, एक पर्टिकुलर केस दे देता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लास्ट में आप आर की जगह 10 रख दो, तो 10 8 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है किस चीज़ की? डेरिवेटिव की। सबसे पहली एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जो क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं वो इस टाइप के होंगे कि एक क्वांटिटी में चेंज दे रखा होगा और उस पर डिपेंडेंट दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज आपने निकालना। ये तो मैंने बता ही दिया। ऐसे स्फीयर का हो सकता है कि भाई स्फीयर का रेडियस का रेट ऑफ चेंज दे दें और इसकी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज मांग लें, इसके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दे दें और वॉल्यूम का, तो सब इंटरकनेक्टेड है। बस आपको क्लू निकालना है कि क्या दे रखा है और उसका यूज दूसरे को निकालने में क्या करना है। तो इस एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम उन्हें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, कहा तो मैंने ये था कि मैं पहले सारी डिटेल्स आपको दे देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक्सरसाइज वाइज अब मैं आपको कराती हूँ तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि उनका बहुत अच्छे से रिवीजन इस चैप्टर का हो नहीं रहा। तो मैंने भी रेट ऑफ चेंज आपको बता दिया। उस पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, और ये पूरी एक्सरसाइज भी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप स्पीड बढ़ाकर अगर चाहो तो सारे क्वेश्चंस वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन हमारा बेटा जी 2009 में और 11 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ए बैलून स्टेटमेंट आप अपनी नोटबुक बुक खोल लीजिए एनसीईआरटी की। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड। एक स्फेरिकल बैलून है, गुब्बारा, उसमें हवा भरोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ेगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, रेडियस भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। लेकिन ये कह रहा है कि उस बैलून के अंदर हम इतनी गैस भर रहे हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, उसको फुलाने के लिए पर सेकंड इतनी गैस भरी जा रही है। पर सेकंड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब बैलून की किस चीज़ में इंक्रीज या डिक्रीज ये दे रहा है, चेंज। देखो ये बात आपने पकड़नी है। एक सिंपल सी कहानी है, बैलून में, फुटबॉल में भी गैस भरते हो, बैलून में भी हवा भरी जाती है, गैस भी भरी जाती है। तो जब बैलून में हवा भरी जाएगी तो उसका रेडियस बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तुम देखो तुम्हें क्या दिया है बुक वाले ने, सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज उसने आपको दिया है। पहले स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है। अब ये कहता है फाइंड द रेट, वो रेट निकालो एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज।
यानी dr/dt आपने निकालना है। और कब निकालना है? जब r 15 हो। ये पर्टिकुलर केस है, तो पर्टिकुलर केस को तो छेड़ना ही नहीं है, लास्ट में लेके हम इसको चलेंगे। तो अब मैं सभी क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करूंगी। तो हमने मान लिया r इसका बैलून का रेडियस है, और जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? dv/dt है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और dr/dt हमने फाइंड करना है। तो अब हमें तो सिर्फ इतना पता है, तो v ले लो, वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू t दे रखा है। तो ये तो बन गया dv/dt, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 3r², और r का डेरिवेटिव हो जाएगा dr/dt, 3 से 3 कट गया। dv/dt की वैल्यू वो दे रखी है 900 = 4 पाई r² dr/dt। निकालना हमने dr/dt है। अगर हमें सारी बातें क्लियर हैं तो एक ही मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। dr/dt को तो यहीं रखो, बाकी टर्म्स को इधर लाके सॉल्व कर दो। तो 900/4 पाई r² आ जाएगी dr/dt की वैल्यू। खत्म, यहाँ छोड़ सकते हो, 22/7 करोगे कोई बेनिफिट नहीं है, कटना तो है नहीं। 22 से ये कैंसिल नहीं होगा, 22 चौक 88 बिल्कुल नहीं होगा, तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं। हाँ, ये काट सकते हो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक किया ना मैंने? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए 200 चौके 800, 25 चौका 100, 900 आ गया। ठीक है भैया, तो ये हमारा आ जाएगा 225/पाई r² dr/dt आ गया। अब पर्टिकुलर केस ये कह रहा है कि जब r 15 हो, जब r 15 हो तो यहाँ 15 रख देना। मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ भाई, क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं बाय पाई, और ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225 होता है तो कट जाएगा। तो dr/dt आ जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पाई की जगह 22/7 रखोगे तो ये बन जाएगा 7/22 पर सेकेंड हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपका। आई होप आपको समझ आया है। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले छोटी सी बात और बता दूं, 1-2 क्वेश्चन ना इस एक्सरसाइज में 1 मार्क में बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपको ना कोई कॉस्ट फंक्शन दे दिया गया है या कोई रेवेन्यू फंक्शन दे दिया गया। कॉस्ट क्या है? कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कुछ प्रोडक्ट बना रही है तो उस पर कितना लागत आई है। रेवेन्यू फंक्शन क्या है कि उस कंपनी की कितनी इनकम हो रही है। अब आपको यहाँ कोई भी ऐसे फंक्शन दे देंगे x³ + 4x² - 9x + 6, या ये रेवेन्यू फंक्शन दे देंगे और आपको बोल दिया जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू आप निकालो। तो आपने कुछ नहीं करना, कॉस्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, रेवेन्यू फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी। इस एक्सरसाइज के लास्ट में 15th और 16th क्वेश्चन इसी पर है, और 17th 18th में भी, 18th में मार्जिनल रेवेन्यू है, तो ये 1 मार्क के लिए हैं। तो इनको आप देख लेना, बेहद आसान है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर, जो कि 2013 में आया हुआ है। इस एक्सरसाइज में से प्री बोर्ड में या सैम्पल पेपर में कोई क्वेश्चन बोर्ड ने नहीं डाला हुआ है, तो थोड़ा हम इसको जल्दी कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? बुक खोल लेना भाई, अपनी सामने रख लेना, मैंने बोल दिया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, वो ऐसा रेक्टेंगल है जो फ्लेक्सिबल है, बढ़ रहा है घट रहा है, लेंथ बढ़ रही है, जो ब्रेड्थ है वो बढ़ रही है या घट रही है, मीन्स फ्लेक्सिबल है, चेंज हो रहा है। तो लैंग्वेज को पकड़ना है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, लेंथ मान लीजिए अगर x है और इसकी ब्रेड्थ मान लीजिए y है, ठीक है,
तो जो लेंथ है दैट इज डिक्रीजिंग, मैंने पहले ही शुरू में ही बोल दिया है, इंक्रीजिंग आ जाए, डिक्रीजिंग आ जाए, चेंज वर्ड आ जाए, डिफ्रेंशिएशन दे रखी है। भाषा को पकड़ना, सिर्फ इस एक्सरसाइज में लैंग्वेज आपने कैच करनी है। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज, ये डिक्रीजिंग का सिंबल है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन चल रहा है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये लैंग्वेज है। तो आप इस बात को समझो कि लेंथ तो x है जो कि मैंने ले ली, और फिर रेक्टेंगल हो गया, इज डिक्रीजिंग शब्द जहां आ जाए वहां इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। x है ना, x की डिफ्रेंशिएशन हो गई, विद रिस्पेक्ट टू मिनट है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। कहानी समझ आ रही है? तो ये कहता है कि ये सब लिख लेना, लेट x इज द लेंथ, y इज द ब्रेड्थ, तो dx बाई dt घट रहा है तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा। एंड द विड्थ y, इसने बोल दिया विड्थ y है, इज इंक्रीजिंग, समझ रहे हो बात को, विड्थ y इज इंक्रीजिंग। जो बच्चा ये लैंग्वेज पकड़ जाएगा उसके लिए इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्थ इज इंक्रीजिंग, विड्थ में भी चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है का मतलब डिफ्रेंशिएशन आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रही है। तो हमें इसने दे दिया dy बाई dt कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। ये दो बातें इसने दी हैं, x लेंथ है, y ब्रेड्थ है। जब x आपका 10 सेंटीमीटर है और y आपका 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द क्वेश्चन पकड़ लो क्या है, फाइंड नंबर 1 रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दो क्वेश्चन आपको दे दिए हैं बुक वाले ने। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसी रेक्टेंगल के पेरीमीटर में, भाई लेंथ ब्रेड्थ कम ज़्यादा होंगी तो पेरीमीटर में भी तो चेंज आएगा। तो पहला पार्ट ले लो, हमने मान लिया P पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता है 2 × x + y, इसका रेट ऑफ चेंज फिर डिफ्रेंशिएशन, बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। विद रिस्पेक्ट टू x या y नहीं करना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। भाई टाइम के अकॉर्डिंग ही लेंथ बढ़ रही है, टाइम के अकॉर्डिंग ही ब्रेड्थ बढ़ रही है, तो एरिया और पेरीमीटर भी टाइम पे डिपेंड हो जाता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई हमारी ये। तो 2x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी dx बाई dt, y की हो जाएगी dy बाई dt। dx बाई dt की वैल्यू -3 है, dy बाई dt की वैल्यू +2 है, -3 + 2 -1, -1 को 2 से करोगे -2 सेंटीमीटर पर मिनट। आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा है, आंसर नेगेटिव आने का मतलब है कि पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। तो आपने लिख देना है पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये तो हो गया भाई पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज। अब ये एक बात और कही थी इसने कि जब x 10 और y 6 हो, अब यहाँ x और y सॉरी, जब यहाँ x और y रखने की जगह ही नहीं है तो आप क्या करोगे, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। और अब हम आ जाते हैं इसके एरिया पर। हमने अब निकालना है इसका एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो एरिया आपका हो जाएगा a, हमने मान लिया एरिया को, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dA बाई dt, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो जो नोन है उनको रख दो। dy बाई dt कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रखोगे तो ये 2x हो जाएगा। dx बाई dt कितना है, -3y, ये आ गया dA बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। लेकिन अब इसका एक पर्टिकुलर केस और है कि जब x 10 है और y 6 है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, x के प्लेस पर 10, y के प्लेस पर आपने 6 रख देना है। तो dA बाई dt 2 × 10 20 -18, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट। आपका जो एरिया है वो हर मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और 6.1 का एक क्वेश्चन और है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। उसको और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। पहले स्टोरी को समझो। एक पाइप है, ठीक है भाई,
और उस पाइप में से नीचे मिट्टी गिर रही है। पाइप कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं इसी शेप में, लेकिन उसमें से मिट्टी गिर रही है, इसमें से मिट्टी गिर रही है। और जब भी मिट्टी नीचे गिरती है तो इट इज टेकिंग अ शेप ऑफ कोन। ठीक है, आप घरों के बाहर भी आप देख सकते हो, सीमेंट मिट्टी वगैरह जब भी हम घेरते हैं तो वो एक कॉनिकल शेप लगभग बन जाती है। तो ये कोण है। और ये कह रहा है कि इसमें से जो मिट्टी आ रही, द सैंड इज पोरिंग, उसका जो रेट है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, यानी कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सैंड। जो ये वॉल्यूम, जो जितनी सैंड यहाँ मिट्टी गिर रही है उसकी जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है वो वहाँ हमें दिया गया है। तो dV/dt इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। दूसरी बात, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म में कौन सा द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब बहुत छोटा सा कोण है जिसकी हाइट तो कम है और बेस ज़्यादा है। क्या कह रहा है ये कि अगर ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है तो बुक वाला कहता है हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, या मैं कह सकती हूँ कि रेडियस इज 6 टाइम्स ऑफ द हाइट। इज इट ओके? आगे बढ़े। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, इसकी हाइट कितनी तेजी से बढ़ रही है, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें dH/dt निकालना है। When the height is 4 सेंटीमीटर, जब ये 4 पे है उस टाइम इसकी हाइट कितनी स्पीडली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैंड गिरती जाएगी तो हाइट भी तो बढ़ती चली जाएगी ना। तो ये क्वेश्चन है सिंपल, dV/dt दे रखा है, dH/dt निकालना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब R और H पता होता है तभी तो वॉल्यूम निकलती है, डायमेंशंस से ही वॉल्यूम निकलती है, तो वॉल्यूम से डायमेंशन भी निकल सकती है। हमने इस तरह के क्वेश्चन अपनी छोटी क्लासेज में किए हुए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोण क्या होती है, कोण की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई R स्क्वेयर H। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि dV/dt हमें दे रखा है और dH/dt हमने निकालना है, तो इस R का कोई रोल वैसे है नहीं। R भी वेरिएबल है, H भी, दो वेरिएबल आ गए तो दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस R को चेंज करके H में कन्वर्ट कर दो। V इज इक्वल टू 1/3 पाई या पाई/3, R की प्लेस पर आप 6H रखोगे तो ये 36H स्क्वेयर बन जाएगा। ये ध्यान देना, 6H का स्क्वेयर 36H स्क्वेयर, 3 से 36 कट गया 12, तो वॉल्यूम आ जाती है 12 पाई H स्क्वेयर को H से करोगे H क्यूब, पूरी की पूरी वॉल्यूम H पे डिपेंड हो गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dV/dt इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3H स्क्वेयर dH/dt। वेरी सिंपल। अब देखो भाई dV/dt की वैल्यू कहाँ है, ये रही 12 है, dV/dt की वैल्यू 12 है और ये 12 3 36 है, मैं नहीं कर रही, मैं 12 ही रख रही हूँ, कैंसिल कर दूंगी, इंटू 3H स्क्वेयर dH/dt, 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, ये सारा इधर आ जाएगा 1/3 पाई H स्क्वेयर इज इक्वल टू dH/dt। ये हमारी हाइट का रेट ऑफ चेंज आ गया। लेकिन इसने बोला है कि जब H 4 हो तो यहाँ पे लास्ट में 4 रख दो, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड dH/dt आ जाएगा। यानी इस स्पीड से जो हमारी हाइट है उसमें चेंज आ रहा है। तो बेटा जी ये 6.1 के 3 वो क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए थे। इसके अलावा 15th, 16th, 17th और 18th आपने जरूर कर लेने हैं। और इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं, जिन बच्चों को लगे कि सारा करना है तो फिर क्लियर कर दूं कि ये पूरा चैप्टर तो देखो मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, लेकिन ये 2-3 एक्सरसाइज मैंने की हुई हैं, तो ये पूरी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है, आप स्पीड बढ़ा के उसको देख सकते हो। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आ जाता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये भी हमारा। मान लीजिए कि f हमारा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसके डोमेन में कोई ओपन इंटरवल i आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं बस डायरेक्ट आपको कंक्लूजन ही बताऊंगी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर
x1 और x2 कोई दो पॉइंट्स इस इंटरवल को ऐसा बिलोंग कर रहे हैं कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 अगर है, देन इन दैट केस अगर f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से लेस आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज ओनली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी। बहुत सिंपल सी बात है, एफ एक्स एक्स स्क्वेयर ले लिया, इंटरवल मैंने ले लिया 2 से 10 तक, तो 2 पे वैल्यू 4 आएगी, 3 पे वैल्यू 9 आएगी। जैसे जैसे डोमेन में वैल्यूज बढ़ती जा रही है, रेंज भी बढ़ती जा रही है, डोमेन घटता जाएगा तो रेंज भी घटती जाएगी। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का बिहेवियर होता है। लेकिन इसमें अगर लेस देन का, स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लगा दें और f ऑफ x1 f ऑफ x2 से स्ट्रिक्टली लेस हो जाए तो हम कहते हैं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी इक्वालिटी की कोई गुंजाइश नहीं है इन द इंटरवल ए बी। लेकिन ये मेथड हमें न्यूमेरिकली कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों का कंक्लूजन एक ही जगह आ जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हमारा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हर पॉइंट पर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो हम कह देते हैं कि f इज इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। सुन लें ध्यान से। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी। तो ये हमें कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान पड़ता है। जल्दी से एक छोटा सा इसका क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूँगी एक्सरसाइज में। ये देखिए बहुत ही छोटा सा है, 1 मार्क का क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन, पहला ही क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो कुछ नहीं करना, वैसे तो बुक में इस तरीके से कर रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो डेरिवेटिव निकालेंगे। 3 × 1 3 आ गया और डेरिवेटिव 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। इसी फंक्शन का उल्टा कर दो, मैंने ले लिया -4x प्लस 11, मैंने डेरिवेटिव निकाला -4 जो कि 0 से स्ट्रिक्टली लेस है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हम केवल डेरिवेटिव पर डिपेंड करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें हमें इंटरवल फाइंड करना है तो वहाँ हमारे लिए डेरिवेटिव ज़्यादा बेटर है। हाँ, इस आइडिया को समझ के ज़रूर आपने चलना है। ऐसे ही डिक्रीजिंग का है, अब मैं यहीं पर चेंज करके आपको जल्दी से डिक्रीजिंग का बता रही हूँ। x1 अगर x2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और फंक्शन लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, कैसे भाई, ये देखो एफ एक्स है हमारा 1/x, 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 1/2 है, 3 पे वैल्यू 1/3 है। अब समझने की कोशिश करें कि जो 1 है वो 2 से लेस है, 2 3 से लेस है, लेकिन जो 1 पे वैल्यू आ रही है f1 1 आ रही है, 2 पे, इसको 1 को छोड़ना पड़ेगा शायद हमें, 2 पे जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ रही है और ये इससे ग्रेटर है, और 3 पे जो वैल्यू आ रही है वो 1/3 आ रही है, ये इससे ग्रेटर है। ठीक है, डोमेन बढ़ता जा रहा है, रेंज घटती जा रही है। x1 x2 से ग्रेटर है लेकिन fx1 fx2 से लेस है, तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। अगर स्ट्रिक्ट का साइन आ जाता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से लेस देन या इक्वल टू है तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। अगर हमारा डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वो 1 मार्क में पूछा जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। 4 मार्क्स के लिए आपसे इंटरवल पूछे जाएंगे या इंटरवल दिया होगा तो उनमें आपको वेरीफाई करना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.2 के वो एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि प्री बोर्ड में
या सैम्पल पेपर में, प्री बोर्ड में या सैम्पल पेपर में से इन दोनों एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन 4 मार्क्स में नहीं आया है। 2 में मैक्सिमा मिनिमा का आया है और एक में एंगल बिटवीन टू कर्व्स आया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो हम जल्दी से इसको देखते हैं और यहाँ आपने सिर्फ इसके मेथड को, मतलब वर्किंग प्रोसीजर को समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं। दूसरी बात, आपको जब भी कोई पेपर में मार्क्स मिलते हैं तो वो बाइफरकेट होके मिलते हैं। ये नहीं है कि ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा और आप पूरा करोगे तो ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आपने हाफ कर दिया तो आपको 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स थोड़े से कमज़ोर हैं या उन्हें लगता है कि हमारा भाई ये टॉपिक क्लियर नहीं, तो कम से कम डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं, उसको इक्वल टू 0 तो रख सकते हैं, पॉइंट्स तो फाइंड कर सकते हैं। 1 या 1.5 या 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो प्रोसीड जरूर करना है, आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये एग्जाम्पल नंबर 10 2010 में ही आया है। फाइंड इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपका वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन लिया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया 2x - 4। अगले स्टेप में आपने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देना है। वहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन रहा है। x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपको पूरी नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है कि पूरी नंबर लाइन में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां डेरिवेटिव 0 है। अगर 1 पॉइंट है तो 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 पॉइंट है तो 3 पार्ट हो जाएंगे, 3 पॉइंट है तो 4। तो ये वो पॉइंट है जहां हमारा डेरिवेटिव 0 है। तो हमारी पूरी नंबर लाइन 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, इससे पहले और इसके बाद में। तो देयर आर 2 इंटरवल्स। डिटेल में फिर कह रही हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए मैंने ये एक्सरसाइज भी करवा रखी है, सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करा रखे हैं, आप वहाँ से देख लेना। पहला इंटरवल बनेगा -∞ to 2 को नहीं लेंगे हम, 2 पे तो 0 आ रहा है। दूसरा इंटरवल बनेगा 2 to ∞। कोशिश करें, अब हमारा काम क्या, पहले दोनों बातों को मैं समझाती हूँ। सबसे पहले तो डेरिवेटिव को ले लो। डेरिवेटिव के जितने ज़्यादा फैक्टर्स हो सकें कोशिश करना बनाने की, ठीक है। आगे बढ़ूँ अब मैं, अब इंटरवल आ गया। अब वो लॉजिक याद कर लो, अभी 1 ही मिनट पहले मैंने बताया है कि अगर किसी इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर किसी इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब ये तो हमारा डेरिवेटिव आ गया, बहुत ध्यान से समझ लेना। ये हमारे 2 इंटरवल आ गए। अब इन इंटरवल में इस डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो पहला केस ले लो कि जब x -∞ से 2 को बिलोंग कर रहा है तो हमें इसका साइन चेक करना है। मैंने बोला था इसके वो पार्ट्स बना लो। मैं 2 तरीके से बताऊंगी इस क्वेश्चन को। जब x इस इंटरवल में है, जब x इस इंटरवल में है, ध्यान देना, तो x क्या है, 2 से छोटा है, तो 2 को इधर ले आओ तो x - 2 क्या है, नेगेटिव है, यानी ये वैल्यू नेगेटिव है। और नेगेटिव पॉजिटिव की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो पूरे का पूरा डेरिवेटिव इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा। तो हमारा फंक्शन डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, सुन लो ध्यान से, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन ये मेथड हर बच्चे को थोड़ा दिक्कत करता है, तो उसके लिए आप एक तरीका और ले सकते हो। ध्यान से सुनना कि x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इधर है, तो कोई एक वैल्यू मान लो, मान लिया x 1 है, मान लिया x 1 है, तो इसको f' में पुट करो। 2 × 1 - 2 यानी 2 × -1 यानी कि -2 यानी कि <0। इस इंटरवल में से एक पॉइंट उठाया जिस पर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इस इंटरवल के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो जब डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। एक मैं बहुत आराम से बड़े प्यार से क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ, आगे हम थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। समझ आ गई बात? तो ये तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि इंटरवल में से एक पॉइंट उठाया, डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पॉइंट पुट किया, आपको डेरिवेटिव का साइन मिल जाएगा। पॉजिटिव आया इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया डिक्रीजिंग। लेकिन ये तरीका भी, ये टेक्निकल तरीका है, लेकिन नंबर आपको दोनों के लिए मिल जाएंगे, कहीं कोई मार्क्स आपके नहीं कटने वाले हैं। तो ये तरीका जिसको समझ आए कि भाई x इस इंटरवल में है, तो x 2 से लेस है तो x - 2 नेगेटिव है, तो फंक्शन
डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब दूसरे इंटरवल पे आ जाओ कि जब x 2 से इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ है 2 से बड़ा है, तो मैंने x को 3 मान लिया। मैंने x को 3 मान लिया तो जो मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू आई वो 2 × 1 2 यानी पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई तो जो मेरा फंक्शन है, यहाँ फर्क समझ लेना, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। नेचर फंक्शन का देख रहे हैं, जल्दबाजी में बच्चे यहाँ डेरिवेटिव को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख जाते हैं। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, ये एरो नहीं लगा के आना है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने हैं, आपने एक ही करके आना है, तो पूरी लैंग्वेज लिखनी है। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 2 to इन्फिनिटी एंड वी आर डन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो मैंने पैटर्न तो बता दिया कि 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 1 4 का थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी कर सकता है ना एग्जामिनर, 2 नंबर में डाल दे इस क्वेश्चन को, फिर आप आर्ग्यू थोड़ी करोगे क्यों डाल दिया, वहाँ तो करके आना पड़ेगा ना। ठीक है, अब एक बात और सुन लो जल्दी से, कई बार हमसे ना क्लोज इंटरवल में पूछ लेता, ये तो है ओपन इंटरवल, -∞ to 2 पूछ ले, या 2 to इन्फिनिटी में वो पूछ ले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर। तो अगर हमारा फंक्शन एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल पे इधर या इधर कॉन्टिन्यूस हो तो वो क्लोज इंटरवल में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग माना जाता है। ये रिजल्ट मैंने जब ये एक्सरसाइज कराई तब भी बताया था। अगर बाय चांस 0.5% अगर क्लोज इंटरवल का पूछ ले या सेमी क्लोज्ड का पूछ ले, तो आपने दिखा देना है कि ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए -∞ to 2 या 2 to इन्फिनिटी पे भी ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बिहेवियर इसका एज इट इज रहने वाला है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन बस यहीं पर एंड हो जाता है। एक और देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि 2009 में, 11 में और 19 में आया। इट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और शायद हाफ ईयरली में भी आया। हाफ ईयरली में ये नहीं आया है तो फिर एक्सरसाइज का आया है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैंने सॉल्व कराया है। तो देखिए जल्दी से, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है, मेथड तरीका प्रोसीजर समझ आ चुका है, तो डेरिवेटिव निकाल दो। फिर सुनते जाना सारी बात को ध्यान से। 12x² - 12x - 72, जितना ज़्यादा हो सके इसको आपने फैक्टराइज कर देना है। 3 दूनी 6 होता है, तो इसके फैक्टर होंगे x - 3 और x + 2। ये भी नहीं आता तो फिर नहीं कर पाओगे, 10th का काम है ये आपका। आ गया, ये आपका f' आ गया। इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो या तो x - 3 0 होगा या x + 2 0 होगा। तो x की एक वैल्यू 3 आने वाली है और एक -2। ये वो हैं जहां हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। तो नंबर लाइन बनाना चाहो बना लो, वर्बली कर सकते हो, कोई ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं तो सिर्फ समझाने के पर्पज़ से आपको बताती हूँ। तो 3 पे ब्रेक है, -2 पे ब्रेक है, 2 ब्रेक आ रहे हैं भाई। एक चॉकलेट है, 2 जगह से काटोगे तो 3 हिस्से मिलेंगे ना। तो एक इंटरवल तो ये बनेगा, एक इंटरवल इनके बीच में बनेगा और एक इंटरवल इनके बीच में बनेगा। तो देयर आर 3 इंटरवल्स। पहला इंटरवल है, लेफ्ट से चलना है, -∞ to -2। दूसरा इंटरवल होगा -2 to 3, और बेटा जी तीसरा इंटरवल हो जाएगा 3 to इन्फिनिटी। तीनों में आपने अपने डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो पहला केस ले लो, जब x -∞ से -2 को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे आसान वाला तरीका ये इंटरवल है, इसमें कोई पॉइंट ले लो। मान लो मैंने x को -3 ले लिया, मान लीजिए मैंने x को -3 ले लिया। अब यहाँ फोकस करना मेरी फिंगर पे जहाँ f' है। तो 12 -3 + 2, तो 12 × -6 × -1। नेगेटिव पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, मान लो बहुत लंबी कैलकुलेशन आ जाए तो छोड़ दो। वैसे 12×6 = 72 72 आ रहा है, बाकी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा >0 आ रहा है, यानी इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to -2। दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि x जब -∞ to -2 को बिलोंग कर रहा है तो x -2 से लेस है, तो -2 को इधर ले आओ तो x + 2 नेगेटिव आ गया।
ये नेगेटिव आ गया। अब यहाँ आ जाओ, हमें इसी में दोनों तरफ -3 करना है, तो -3 का मतलब है -5 से लेस यानी 0 से लेस, तो x -3 भी नेगेटिव आ गया। ध्यान से समझना। अब ये डेरिवेटिव को देखो, एक ही पार्ट बताऊंगी, बाकी अपने आप इसके कर लेना। 12x - 3 x + 2, 12 पॉजिटिव है, x - 3 नेगेटिव है, देख लो यहाँ भी नेगेटिव ही आ रहा है, और x + 2 इधर देख लो नेगेटिव है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। तो एक तरीका ये है, और बाकी ये पॉइंट वाला तरीका ज़्यादा आसान हो जाता है। अब दूसरे इंटरवल में आ जाओ। दूसरा इंटरवल है -2 से 3, कहाँ गया, ये रहा, -2 से 3, तो 0 ले लो, 0 ले लो, यहाँ 0 रख दो। ध्यान देना, जो x है वो -2 से 3 के बीच में है, x की जगह 0 रखो तो f' क्या बनेगा, 12 -3 × 2 नेगेटिव है तो फंक्शन इसमें डिक्रीजिंग आ जाएगा। और तीसरा इंटरवल ले लो 3 to infinity। 3 to infinity का मतलब x की जगह आप 4 रख के देख लीजिए, तो जो आपका डेरिवेटिव है वो 12, 4 में से 3 गया 1, 6 यानी पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। आप इसकी टेबल भी बना सकते हो, जो कि मैंने ये एक्सरसाइज कराई तब बता रखी है बहुत डिटेल में कि आप ऐसे टेबल बना लो, ठीक है ना। यहाँ x की वैल्यू ले लो, यहाँ f' की वैल्यू ले लो, यहाँ उसका साइन ले लो और फिर आप बता दो। अब लास्ट में आंसर को कंक्लूड जरूर करना है कि फर्स्ट में और थर्ड में तो हमारा इंक्रीजिंग आ रहा है और सेकंड पर हमारा डिक्रीजिंग आ रहा है। तो आप कैसे कंक्लूड करोगे कि f(x) इज स्ट्रिक्टली वर्ड लगा देना, इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, ध्यान दो, -∞ to -2 यूनियन 3 to infinity। कई बार एग्जामिनर आंसर भी देखकर मार्क्स दे देते, तो अच्छे से कंक्लूड करके आते हो, अच्छे से क्वेश्चन करके आते हो तो इफेक्ट पड़ता है, अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ऐसा ही आपकी एक्सरसाइज का, अब आप नोट कर लो, वो मैं नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे। आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि 2019 में आया है, डिट्टो ऐसा ही है, शायद नहीं, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि वो हाफ ईयरली में भी आया था, तो मैंने वहाँ भी सॉल्व कराया, तो उसको कर लीजिएगा। और देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 13, जो कि 2017 में आया है। फिर वही कहानी है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चेंज क्या है, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपने ले लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपका आ जाएगा sin x, पेन चेंज कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। sin x का जो डेरिवेटिव है वो हमारा आ जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव आता है -sin x। अब इसके तो फैक्टर होंगे नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको रख दो =0। =0 रखोगे तो sin x उधर चला जाएगा, cos x को इधर ले आओ, तो ये हो गया sin x बाय cos x इज इक्वल टू 1, और ये आ गया टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो वैल्यूज जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती हैं। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 का मतलब है टेंजेंट 45। अब हमारे पास 11th क्लास में एक रिजल्ट आ जाता है कि अगर टेंजेंट x टेंजेंट y के इक्वल है तो x होता है n पाई प्लस y। n एक इंटीजर होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज रखते जाओ और ढेर सारे जनरल सॉल्यूशंस इसके आते चले जाएंगे। तो यहाँ x हो गया n पाई प्लस पाई बाई 4, जिसमें n एक इंटीजर है, लेकिन हमें केवल 0 और 2 पाई के बीच वैल्यूज चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू तो जब अगर आप रखते हो तो 0 से नीचे आ जाएंगी एंगल की, तो वो हमने लेनी नहीं है। तो n की जगह 0 रखोगे, ध्यान देना, जब तुम n की जगह 0 रखोगे तो 0 पाई प्लस पाई बाई 4, एक वैल्यू तो पाई बाई 4 आ जाएगी। और जब n की जगह 1 रखोगे, ध्यान देना, तो ये बन गया पाई प्लस पाई बाई 4, 4 और 1 5, तो n की x की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई 4। और जैसे तुम
एन की जगह 2 रखोगे तो 2 पाई प्लस समथिंग, यानी हमारे जो प्रिंसिपल वैल्यू उसको जो इंटरवल हमें दे रखा है उसको क्रॉस कर जाएगी। तो केवल 2 वैल्यूज ऐसी आ रही हैं, ये 45 और ये 225 अपना कैलकुलेट करके देख लेना, जो कि हमारे इस इंटरवल में लाई कर रही हैं। अब फिर से वही स्ट्रेट लाइन वाली बात अगर हम करते हैं तो ये 0 है और ये आपका 2 पाई है, ये 90 है, ये 180 है, ये 3 पाई बाय 2 है। तो 0 से पाई के बीच 0 से पाई बाय 2 है ये, तो ये तो पाई बाय 4 पे ब्रेक आया है और एक ब्रेक यहाँ आया है 5 पाई बाय 4 पे। तो हमारे 3 इंटरवल यहाँ पर बन जाते हैं भाई, 0 से 45, ठीक है, यहाँ ब्रेक आ गया, 45 से 45 से 225 यहाँ ब्रेक आ गया और 225 से 360, 3 इंटरवल बन गए हमारे। बात समझ में आ रही है? तो 3 इंटरवल कौन कौन से बने उनको यहीं पर राइट कर लेते हैं। पहला इंटरवल है 0 to पाई बाय 4, 0 इंक्लूड है ना यहाँ पे। दूसरा इंटरवल है ओपन इंटरवल पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। अरे 45 5 225, सिंपल सी बात है, 45 5 जा 225। और थर्ड ले लो तो भाई 5 पाई बाय 4 से 2 पाई इंक्लूड है। अब इन तीनों में आपने एफ डैश एक्स का साइन देखना है, जो कि आपका है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। कई बुक में इसको बड़ा लंबा करके 1/√2 से मल्टीप्लाई करके करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ। x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 4। जब x 0 से 45 के बीच है तो कोस हमेशा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक वैल्यू ले लो, हमने मान लिया x 0 से 45 है तो बीच में 30 आ जाएगा, तो पाई बाय 6 रख दिया। यहाँ जब तुम पाई बाय 6 रखोगे तो कोस पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और इसकी 1/2 जो कि ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा आ गया, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। हो गया, आसान है। अब दूसरे पे आ जाओ। जब x हमारा पाई बाय 4 से बड़ा है लेकिन 5 पाई बाय 4 से लेस है, 45 से 225 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, 120 ले लो, 180 ले लो, कोई भी ले लो। तो मैं ले रही हूँ x को 60 डिग्री, 45 से बड़ा हो गया, पाई बाय 3 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। एफ डैश की वैल्यू पाई बाय 3 पे कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3, कॉस 60 1/2 होता है, साइन तो ये लेस देन 0 आएगा। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। साथ साथ मैं मार्क करती चलती हूँ कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग आ रहा है। अब आ जाओ भैया तीसरे पर, लास्ट पर। तो जब x 5 पाई बाय 4 से 2 पाई है, ध्यान देना बेटा, 225 से 360, 225 डिग्री से 360 के बीच में है, x की वैल्यू 270 ले लो। x को मैंने ले लिया 3 पाई बाय 2 और यहाँ पुट कर दो, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस साइन 3 पाई बाय 2। कॉस 270 0 होता है, कोस की कोई भी पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल लोगे तो हमेशा 0 होता है। ये वैल्यू -1 आएगी, करके देख लेना ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इन दो की यूनियन में इंक्रीजिंग है और इसमें हमारा डिक्रीजिंग है। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। मे बी के 1-2 और आए हों, मेरी नज़र में ना चढ़े हों वो क्वेश्चन, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट था इस एक्सरसाइज का वो मैंने आपको बता दिया है। अगर इंटरवल फाइंड करना आ जाए तो डेरिवेटिव को आपने लेस देन 0 करना है तो डिक्रीजिंग वाला इंटरवल आ जाएगा, डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 करना है तो इंक्रीजिंग वाला आपका इंटरवल आ जाएगा। और 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का नहीं छोड़ना है। अब हम जल्दी से थर्ड एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, जो कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की है। थोड़ा भी लेक्चर समझ आ रहा है आपको, बेनिफिशियल लग रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सके इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करना है। अब थर्ड एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से हमारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। बहुत आसान टॉपिक है,
जल्दी से समझते हैं। सब कुछ डेरिवेटिव पे बेस्ड है, भूल मत जाना कि हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, सब कुछ डेरिवेटिव पर बेस्ड है। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा इस पूरी एक्सरसाइज में कि आपको किसी फंक्शन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है या उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, उसी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है या नॉर्मल का स्लोप निकालना है, और दो कर्व के बीच का एंगल आपने निकालना है। ये 2-3 बातें इसके अंदर आएंगी जो कि बहुत आसान है। आपको फंक्शन दे दिया y = f(x) और इसके किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये कोई सर्कल है भाई, सर्कल की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, x² + y² = r²। इसको उठा के डिफ्रेंशिएट कर दो तो जो भी डेरिवेटिव आएगा वो इसका एक जनरल टेंजेंट को शो करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि भाई ये आ गया y² = r² - x², y आ जाएगा r² - x² का अंडर रूट प्लस माइनस, और फिर हम इसकी कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कर्व है, ध्यान से सुन लेना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन है, कर्व हो गया ना, कर्व की इक्वेशन एक फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रही है, उसका डेरिवेटिव ले लिया तो वो क्या है, ध्यान से सुन लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व कौन सा, y = f(x). सिंपल, जो भी कर्व आपको दे रखा है उसकी डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो उसका जनरल टेंजेंट आ जाएगा। जनरल का मतलब कहीं भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 को उस डिफ्रेंशिएशन में पुट कर दोगे, अगर उस डिफ्रेंशिएशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट कर दोगे तो आपको मिलने वाला है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x1 y1। बस इतनी सी बात है, इतना सा खेल है ये सारा हमारा। समझ आ रही है बात भाई? अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, थोड़ा सा आराम से चलते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, पहला ही क्वेश्चन मैं ले रही हूँ 6.3 का। आपको दे दिया y = 3x⁴ - 4x, और कहता है कि इस कर्व पे जो टेंजेंट है, कब, जब x 4 है, उस टेंजेंट का स्लोप निकालो। ठीक है, स्लोप निकालना है ना, कुछ भी नहीं करना, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो। 12x³ - 4 आ गई, ये जनरल स्लोप आ गया। लेकिन इसने कहा है x की जगह 4 रखो, तो यहाँ x की जगह 4 रख देना, ये आ जाएगा 4 चौक 16 चौके 64 - 4, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। कब, जब x की वैल्यू 4 है। समझ में आ गई यहाँ तक बात आपको? ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। अब हम बात, इसको अभी मैं रब नहीं करती, अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। ये तो है आपका टेंजेंट, और इसी पॉइंट पर, टेंजेंट पर अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टू द कर्व। अब टेंजेंट का स्लोप m1 है, नॉर्मल का m2 है, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है, तो m2 क्या हो जाएगा, -1/m1। यानी कि अगर हम टेंजेंट के स्लोप dy/dx को डिनोमिनेटर में ले लें और -1 कर दें तो हमारा नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। समझ आ गई बात? उसमें पॉइंट पुट कर दोगे तो उस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप हमारा आ जाएगा। तो सिंपल सा जो मेथड आपने याद रखना है, कोई कर्व आपको दे दिया और उस पे टेंजेंट का स्लोप पूछा है तो डिफ्रेंशिएशन कर दो। कोई पॉइंट दे रखा है उसमें पॉइंट पुट कर दो, टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट के स्लोप, मान लो टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 12, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/12। सिंपल सी बात है। नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। गॉट इट? यहाँ तक कहानी समझ आ गई? तो अगला काम क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकालना। अब इक्वेशंस के लिए आपको +1 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में अगर हमारी कोई लाइन x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप m है, तो लाइन की इक्वेशन होती थी y - y1 = m × x - x1।
अब भाई ये कर्व है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है x1 y1, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके उसमें ये पॉइंट पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा टेंजेंट का स्लोप। पॉइंट आपके पास है, इसमें पुट कर दो, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव, कब डेरिवेटिव, जब x x1 है और y y1 है इंटू x माइनस x1। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इसी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो बस इस स्लोप को उठा के उल्टा कर दो इंटू x माइनस x1। अगर ये बेसिक्स आपको क्लियर हैं तो क्वेश्चन को कितना भी घुमा के एग्जामिनर पूछ ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एक लास्ट चीज़ जो इसमें आ जाती है वो आ जाता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब मेरी बात को सुनते जाना जब तक मैं रब कर रही हूँ कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स का क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में आ चुका है। प्री बोर्ड का सॉल्यूशन मैंने अभी अभी कराया है। मान लीजिए ये सर्कल है और यही कर्व मैं यहाँ बना देती हूँ, यही कर्व मैंने यहाँ पर बना दिया। अब ये कहता है कि इन दोनों कर्व के बीच में एंगल निकालो। तो भाई कर्व के बीच में एंगल नहीं होता, एंगल होता है लाइंस के बीच में। तो जहाँ ये दोनों कर्व काटें वहाँ इनके टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो। ये तो ब्लू कर्व का टेंजेंट मैंने ब्लू कलर से बना दिया इंटरसेक्शन के पॉइंट पर, और ये ब्लैक कलर के कर्व, अरे ब्लैक तो था ही नहीं, चलो कोई नहीं, ये इसका टेंजेंट हो गया। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा ना वो इन दोनों कर्व के बीच का एंगल होगा। तो सबसे पहले दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालोगे, उस पॉइंट पर इसका भी टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, इसके भी टेंजेंट का, और जो एंगल थीटा होगा वो कैसे निकल जाएगा, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये दो तीन छोटी छोटी बातें इस एक्सरसाइज में हैं। जल्दी से अब हम इनके क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले एक दो बातें और रह गई हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर पाई, भूल गई। देख लीजिए ज़रा पहले जल्दी से। दो तीन बातें क्या हैं कि कई बार जो है कह देगा कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स का एक्स के साथ जो एंगल है वो जीरो होता है या 180 होता है, तो स्लोप जीरो आएगा। अगर कोई भी लाइन, कोई टेंजेंट, कोई नॉर्मल, कुछ भी अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप अनडिफाइंड होता है, स्लोप उसका अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है का मतलब है कि एक 1 बाय स्लोप कर देना और उसको जीरो कर देना। क्वेश्चन आएंगे वहां मैं आपको बता दूंगी। और अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके जो हैं स्लोप्स वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सब 11th क्लास की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा दी है कि कहीं आप भूल ना जाओ। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये 3 बार आपका 2014 में, 18 में और 20 में आया हुआ है एग्जाम्स में। तो इसको देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट t इज इक्वल टू π/2। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व दिया है। जब t की वैल्यू 90 है तो आपने इस कर्व पर बनने वाले टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपने टेंजेंट का स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए आपने dy/dx निकालना है, और पैरामीट्रिक फॉर्म में dy/dx अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है 3a sin स्क्वेयर t, और साइन का डेरिवेटिव हो जाता है cos t। यहाँ से करोगे dy/dt तो 3b cos स्क्वेयर टी, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो dy/dx आ जाएगा। ये सब मैं नहीं लिख रही हूँ, माइनस 3b। मेरा मोटिव है कि मैं आपको बेसिक्स क्लियर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं। तो बीच की जो बातें रह जाएं उन्हें आप कर लेना। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, माइनस b/a कॉटेंजेंट t आ गया। ये डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव के साथ साथ ये हमारे इस कर्व पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप हो गया। अब जब t की वैल्यू π/2 है तो जो हमारा स्लोप
ऑफ टेंजेंट आएगा, जिसे मैं m नाम दे दूं, तो वो स्लोप क्या बनेगा, t इज इक्वल टू π/2 पे यहाँ रख दो -b/a इंटू कोटेंजेंट π/2। टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी होता है तो कोटेंजेंट π/2 जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो रखोगे तो हमारा स्लोप क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है भाई, हमारा स्लोप क्या आ गया, जीरो आ गया। अब स्लोप तो आ गया, पॉइंट्स तो नहीं आए, x1 y1 पॉइंट्स तो नहीं आए ना, आ गए पॉइंट्स भी। t की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो x1 आ जाएगा, t की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो y1 आ जाएगा। तो जब t की वैल्यू π/2 है तो x कितना है, a साइन क्यूब π/2, साइन 91 होता है तो a आ जाएगा, और y यहाँ cos 90 जीरो होता है तो जीरो आ जाएगा। तो जो हमारा पॉइंट बना वो तो a,0 बना, और जो स्लोप है वो भी हमारा जीरो बना। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ध्यान देना, वो क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है। y माइनस जीरो, स्लोप भी जीरो, इंटू x माइनस a, सब कुछ जीरो। y इज इक्वल टू जीरो, यानी x एक्सिस वाली लाइन ही हमारा टेंजेंट बन रही है। ये हमारे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो इस तरह का कोई, अब अगर इसी में, चलो पहले आगे बढ़ते हैं, अगर इसी में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ ले, ध्यान देना मेरी बात पर, इसी में अगर ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ ले तो जो नॉर्मल का जो स्लोप है वो यहाँ पर 1/0 हम लेके चलेंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, इन दैट केस जो स्लोप है, पॉइंट तो यही बन जाएगा y माइनस 0, और स्लोप अनडिफाइंड होता है तो समथिंग बाय 0। सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई हम इसको अनडिफाइंड ले लेते तो 1/0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा x माइनस a। तो 0 को इधर ले जाएंगे और हम ले लेंगे x माइनस a। ये हमारा टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो आपका मेन काम क्या होगा कि पॉइंट देखना है, स्लोप देखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है। अब ये स्लोप आपने कैसे ढूंढना है वो आपका डिपेंड करेगा। अगर डायरेक्ट कर्व दे रखा है तो डेरिवेटिव निकालो, पॉइंट पुट करो, स्लोप आ गया। लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें डायरेक्ट स्लोप नहीं निकालना, उनको देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन, जो कि 11, 13 और 17 में आया, लेकिन इसका ना केवल एक ही पार्ट आया ये वाला, लेकिन मैं दोनों आपको बताऊंगी। कहता है फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये कर्व है, इस कर्व पे, ये क्या है, कर्व एलिप्स है, मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। हाँ, वर्टिकल एलिप्स है ये, क्योंकि वाई वाला बड़ा है तो ये एलिप्स है। ठीक है, अब ये कहता है कि इस एलिप्स के किन किन पॉइंट्स पे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो यहाँ है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये पॉइंट्स आपने बताने हैं, और जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है वो आपने बताना है। ठीक है, पर हम ऐसे कर तो नहीं सकते ना, अदरवाइज तो ये वर्बल है 0, 3 और 0 -3 आ जाएगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल है वो 4, 0 और -4, 0 आ जाएगा, क्योंकि वाई के पैरेलल तो टेंजेंट यहीं खिंचेगा सिर्फ यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये 4, 0 और ये -4, 0, लेकिन हमें तरीका चाहिए। अब टेंजेंट का मतलब डिफ्रेंशिएशन करें, डिफ्रेंशिएशन कर दो, x² की होगी 2x/9, y² की होगी 2y/16, साथ में हो गया dy/dx, 1 का हो गया 0। इसको उठा के इधर ले जाओ, 2y, मैं काट नहीं रही हूँ, देखना एक बार, dy/dx इज इक्वल टू -2x/9, 2 से 2 कट गया, dy/dx को तो यहीं रख लो, ध्यान देना मेरी बात पर, -16/9 और ये x/y, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। सिंपल। अब जब ये टेंजेंट, पहला केस x एक्सिस के पैरेलल है, जब ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो आपने पॉइंट्स निकालने हैं, और जब ये टेंजेंट आपका y एक्सिस के पैरेलल है तो आपने पॉइंट्स निकालने हैं। जब ये x एक्सिस के पैरेलल है तो मैंने आपको बता दिया था स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप 0 होगा तो -16x/9y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, सारा कांस्टेंट उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब x तो आ गया, पॉइंट निकालने के लिए y के लिए इसमें पुट करना पड़ेगा, तो इसमें x को 0 पुट कर दो, तो 0/9 0 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 16 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 और y की वैल्यू आ जाएगी ±4। समझ आ गई बात? वही बात थी, ±4। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं किसके? x एक्सिस के पैरेलल। हम बात कर रहे हैं स्लोप हमारा x एक्सिस के पैरेलल हो। हाँ ठीक है, मैं उल्टा बोल गई थी, ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ये 4 है, तो ये 0 4 है और ये 0, क्योंकि देखो ना 16 y के नीचे है तो मेजर एक्सिस ये बन रहा है और ये हमारा माइनर एक्सिस बन रहा है। रफली है ये, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में आपको। आपने डेरिवेटिव निकाला। अब पहली लाइन क्या है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए स्लोप 0 है। स्लोप 0 है तो x 0 आया, x को यहाँ 0 पुट किया तो y की वैल्यू ±4 आई, तो पॉइंट बनेगा 0 4 और 0 -4। अब जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप अनडिफाइंड होता है, यानी कि dy/dx समथिंग बाय 0 होता है। तो इस केस में आप क्या किया करो भाई, देखो ना ये जो है उल्टा हो जाएगा, dy/dx अनडिफाइंड है, यानी कि अगर मैं लूँ तो 1/0, तो उल्टा कर दो तो dx/dy क्या हो जाएगा 0। अब dx/dy इसका उल्टा है तो -9y/16x, ये सारा राइट में चला जाएगा, y0 को इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू ±3 आएगी, तो एक पॉइंट आपका 30 बन जाएगा और एक पॉइंट आपका -30 बन जाएगा। लॉजिक समझना है, तरीका समझना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 2020 में आया है। स्टेटमेंट क्या है मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देती हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी है इस कर्व की, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, आपका एक कर्व है, एक रफ सा डायग्राम बनाती हूँ। मान लो ये एक पैराबोला टाइप में लग रहा है, तो ये कर्व है। ठीक है, इस कर्व पे एक टेंजेंट है और ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है और लाइन आपकी है 2x - y + 9 = 0 और कर्व आपका है x² - 2x + 7। तो आपने ये इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें ये पॉइंट भी चाहिए। ठीक है, अब ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनका स्लोप सेम होता है। इस लाइन की इक्वेशन से स्लोप आ जाएगा। अगर आपको कोई भी लाइन दे रखी है तो उसका स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो -2/-1 यानी 2 आ जाएगा। ध्यान देना इस लाइन का स्लोप 2 आ गया, टेंजेंट इसके पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप भी कितना आ जाएगा 2। लिख देना इस बात को, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन नंबर 2। मैं डिटेल में नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ इसको सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको। इसका टेंजेंट इसके पैरेलल है सेकंड के, तो टेंजेंट का स्लोप 2 आ गया, खत्म बात। लेकिन पॉइंट तो नहीं आया, तो टेंजेंट का स्लोप हम यहाँ से भी निकालेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx तो कितना आएगा 2x - 2, ये भी तो स्लोप है, तो ये किसके इक्वल हो गया 2 के। 2x कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू को वापस कर्व में रखो तो 4 - 4 + 7 आ गया, तो पॉइंट तो 2,7 हो गया, स्लोप 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि हो जाएगी y - y1 = स्लोप इंटू x - x1। तो y - y1 है 7, स्लोप है 2 और x माइनस में पॉइंट है 2। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 2x - y -4 + 7 + 3 = 0। देखो आप आंसर को टैली भी कर सकते हो कि हमारा जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन होती है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क होता है। ये बात हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा आंसर में ये चीज़ सेम रहेगी, केवल इसमें फ़र्क आ जाएगा।
इसका सेकंड पार्ट है इसका इसी क्वेश्चन का, जो कि आपके पेपर में नहीं आया हुआ, तो उसमें हमारा स्लोप इसके परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के, उसका स्लोप निकालना, दोनों की प्रोडक्ट को -1 करना, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। टेंजेंट के स्लोप को इसके इक्वल रख के एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड ऑन द सेम लाइन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका 2020 में आया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ध्यान दे लो, ay² = x³। ये तो आपका कर्व है जिस पर आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और पॉइंट आपका है am², am³। ध्यान देना, ये पॉइंट है और ये आपका कर्व है जिस पर आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -1/dy/dx। कर दो डिफरेंशिएशन, 2ay dy/dx = 3x²। इस सारी टर्म को यहाँ से उठाओ और यहाँ ले आओ, ठीक है। इसमें ये पॉइंट पुट कर दो, ध्यान देना मेरी बात पर, इसमें पॉइंट पुट कर दो तो 3 × am³ का स्क्वेयर, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, 3 × x की वैल्यू रखनी है ना, तो am² का स्क्वेयर बाय 2a × am³। ये क्या चल रहा है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट चल रहा है उस पॉइंट पे। तो 3a² m⁴/2a² m³ कैंसिल, 3/2m टेंजेंट का स्लोप आ गया। इक्वेशन किसकी निकालनी है बेटा जी? इक्वेशन तो नॉर्मल की निकालनी है। तो जो नॉर्मल का स्लोप है वो है -1/dy/dx, यानी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -2/3m। ये तो टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया। तो अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन और निकाल देनी है। y-y1 = slope × x - x1। यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इधर ले आओ, 3my - 3am⁴ -2x + 2am², सबको इधर ले आओ। 2x + 3my - 3am⁴ -2am² = 0। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ ये मैं क्लियर कर दूं कि एग्जाम में आपसे नॉर्मल की नहीं टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई है, तो टेंजेंट की तो और भी आसान हो जाएगी। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गए, तो आप इक्वेशन अपनी फाइंड कर लेना। अच्छा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24 चारों आए हुए हैं, जिनमें से 23 मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसको रब करते करते हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि 20 से 24 तक के सभी क्वेश्चंस अलग अलग ईयर में घुमा फिरा कर आपसे पूछे गए हैं। तो जो अपना 8k² = 1 वाला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 23, तो वो भी रिसेंटली मैंने कराया है आपको इसमें प्री बोर्ड में, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और 2-3 क्वेश्चन और है जिन्हें बहुत स्पीडली हम डिस्कस करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि 2003 में और 2008 में आया है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ध्यान देना, y = x³ + 2x + 6। इस पर बेटा आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ध्यान दो। एंड नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन x + 14y + 4 = 0। नॉर्मल पैरेलल है, नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ से तो जो स्लोप मैंने बताया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये तो नॉर्मल का स्लोप आ गया। लेकिन इन जनरल जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो ये होता है, यानी कि -dx/dy। तो यहाँ से निकाल दो dy/dx, ठीक है। ये हो जाएगा 3x² + 2। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -1/3x² + 2। और क्योंकि हमारा नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन का स्लोप ये आ रहा है -1/14, सुन लो ध्यान से,
नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन का स्लोप ये आ रहा है तो हमारे नॉर्मल का स्लोप भी यही आएगा। लेकिन नॉर्मल का स्लोप हम इस तरीके से कर्व को डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, तो वहाँ से भी मैंने स्लोप निकाला। अब एक लाइन के दो स्लोप तो हो नहीं सकते, तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 2 गए 12, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो x की 2 वैल्यू आने वाली हैं +-2। तो जब x 2 है तो y कितना है, ध्यान दे लो, 8 + 4 + 6, 8 और 4 12 और 6 18, तो एक पॉइंट तो हो जाएगा 2 और 18, ध्यान से समझना। और जब x -2 है तो y में हो जाना है -8, ठीक कर रही हूँ ना मैं, हाँ जी, और -8 + 6, -16 + 6 -10 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, -2 और 10, एक पॉइंट ये हो जाएगा। और स्लोप हमारा है -1/14। तो अब हमने निकाल देनी है इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। पेन चेंज कर लेते हैं, इंक लगभग खत्म होने वाली है। चलिए पहला निकालते हैं, y - y1 = स्लोप इंटू x - x1, ये वाला पॉइंट लिया, वो स्लोप लिया। 14y - 18 = -x + 2, x + 14y - 20 = 0। और इस पॉइंट को और इस स्लोप को लेके सेकंड इक्वेशन आप फाइंड कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये भी 2012 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y² = 4ax एट द पॉइंट at², 2at। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2y dy/dx = 4a, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a/y। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान दे लो भाई मेरी बात पर, बहुत जल्दी जल्दी अब मैं करवाऊंगी, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता है तो अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लगता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट m ले लीजिए या m1 ले लीजिए, तो 2a/ वो पॉइंट रख दो 2at, ये कट के आ जाएगा 1/t। और जब हम नॉर्मल के स्लोप की बात करते हैं तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -t। पॉइंट आपके सामने है। टेंजेंट की जब मैं इक्वेशन निकालूंगी तो y - 2at = स्लोप इंटू में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। और जब मैं नॉर्मल की इक्वेशन की बात करती हूँ तो y - 2at = -t इंटू x - at², सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ एंड वी आर डन। और आज के लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने पहले ही बोल दिया, करवा दिया। ये 24 है, फिर से वही है लेकिन हाइपरबोला, वो पैराबोला था, ये हाइपरबोला है। x² / a² - y² / b² = 1 है। पॉइंट आपका x0 y0 है, 2018 में पूछा है। और इस पर आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो डिफरेंशिएट कर दो भाई, 2x / a² - 2y / b² y1 = 0। जब सभी टर्म्स को उधर लेके जाओगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा, इधर ला रही हूँ मैं, b² / a² इंटू x / y = y1। y1 का मतलब dy/dx, dy/dx का मतलब टेंजेंट का स्लोप। इसमें ये पॉइंट पुट कर दो तो टेंजेंट का स्लोप तो हो गया b² x0 / a² y0। और नॉर्मल का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा बाय b² x0। टेंजेंट की जब आप इक्वेशन निकालोगे तो y - y0 = b² x0 / a² y0 इंटू x - x0। इसको इधर ले आना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, सारी टर्म्स एक तरफ, और इसको और पॉइंट को यूज़ करके आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये आपकी 3 एक्सरसाइज का मैंने रिवीजन करा दिया है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3 और रह जाती हैं, आप कहोगे 3 कौन सी, तो 6.4, 6.5 प्लस मिसलेनियस, तो उन्हें मैं सेकेंड पार्ट में लूँगी। कोई डाउट है तो आपने ज़रूर शेयर करना है। और बहुत ज़्यादा टाइम मैं यहाँ लगाती हूँ, मेहनत लगाती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।